सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। मेरा नाम है तेजस श्रीवास्तव और आज हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है स्पोर्ट्स इंजरीज। इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उन सब का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोट्स आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में है, तो ये भी आपको नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जाके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में, बहुत ही ईजी और सिंपल नोट से पूरे टॉपिक को हम समझेंगे, ताकि आप अपने आंसर्स को प्रिसाइजली बहुत अच्छी तरीके से टीचर के सामने प्रेजेंट कर पाओ। चलो फटाफट इस टॉपिक को शुरू करेंगे और कुछ चीजें मैं आपको एडिशनल भी बता दूंगा। अगर आपको याद रह जाती है और आप अगर अपने आंसर शीट में लिख के उनको हाईलाइट कर देते हो तो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल होगी। चलो स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज होता क्या है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, इंजरी आपको पता है। स्पोर्ट्स के दौरान अगर कोई आपको इंजरी होती है तो हम उसे स्पोर्ट्स इंजरी कहते हैं। डैमेज टू द बॉडी टिश्यूज एज अ रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट और एक्सरसाइज। तो किसी भी स्पोर्ट या फिर एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अगर आपको चोट लगती है आपके बॉडी में या फिर टिश्यूज में, बोन्स में, किसी भी तरीके से, तो वो आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर काउंट होती है। दे कैन बी कॉज्ड बाय डायरेक्ट फोर्स, इनडायरेक्ट फोर्स और ओवर एक्सर्शन। तो ये डायरेक्ट फोर्स से भी हो सकती है कि आपको डायरेक्टली कोई चीज, जैसे कि कोई बॉल अगर आपको सीधे आके लग गई तो उससे भी हो सकता है। इनडायरेक्टली भी हो सकता है कि किसी का आपको पैर लगा और फिर आप आगे जाके गिर गए तो वो इनडायरेक्ट हो गया। या फिर ओवर एक्सर्शन हो गया कि आप एक ही मसल को जिसमें आपके चोट लगी है बार बार उसको यूज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, रेस्ट नहीं दे रहे हो, तो उसकी वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है। तो डायरेक्ट ब्लो सीधे सीधे लग गई, इनडायरेक्ट फोर्स किसी दूसरी तरीके से या तीसरी तरीके से आपको चोट लगी, उसकी वजह से आपको इश्यू हो गया। या फिर ओवर एक्सर्शन की बार बार किसी एक पार्ट का आप यूज कर रहे हो जिसकी वजह से आपको इंजरी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्यूट और क्रॉनिक इंजरी। दो तरह की इंजरी होती है, बड़ी सिंपल से होती है। अक्यूट वर्ड आपने सुना होगा। अक्यूट इंजरी का मतलब है वो इंजरीज जो कि तुरंत आपको एक्टिविटी के दौरान होती है। जैसे कि आप अगर आप रनिंग कर रहे हो, आपका जो एंकल है वो मुड़ा और आपको एंकल इंजरी हो गई, यानी कि आपको स्प्रेन उसमें हो गया, आपको मोच तुरंत आ गई। क्रॉनिक इंजरी क्या होती है? अकर्स ओवर टाइम ड्यू टू रिपीटेड ओवर यूज एंड इम्प्रॉपर टेक्निक। अब या तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप किसी मसल को बार बार यूज कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम तक यूज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, उसकी वजह से आपको जो इंजरी होगी वो क्रॉनिक इंजरी के अंदर कहलाएगी, वो उसके अंदर आ जाएगी। अक्यूट इंजरी का क्या मतलब हो गया? जो इंजरी आपको स्पोर्ट्स के दौरान तुरंत लगी है, ठीक है, जैसे कि किसी ने आपको धक्का दे दिया, आप गिर गए, चोट लग गई, बॉल आई आपके सर पे लगी, आपको कंकशन हो गया, तो ये है आपकी अक्यूट इंजरीज जो तुरंत हो रही है। और क्रॉनिक इंजरीज जो कि लंबे टाइम तक मसल यूज करते करते वो आपको हो जाती है। ठीक है, प्रिवेंशन देखो कैसे, आप कैसे इनसे बच सकते हो। तो वार्म अप करो, स्ट्रेचिंग करो, कंडीशनिंग करो और ट्रेनिंग आर क्रूशियल टू प्रिवेंट इंजरीज। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता है। वार्म अप करना जरूरी है, स्ट्रेचिंग कर लो ताकि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाए, ताकि आपकी मसल्स फ्लेक्सिबल हो जाए, आपका ब्लड फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से होने लगे। तो ये सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो इंजरीज होती हैं वो दो तरीके से डिवाइड हो सकती हैं। सबसे पहला सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज। अब ये जो सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज है, देखो कहाँ कहाँ होती है, ये आपके मसल्स में, टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, स्किन, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। यहाँ पे आपकी जो इंजरीज हो रही हैं ये सब आपके सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर काउंट करेगी। और जो दूसरी है जिसको आप हार्ड टिश्यू इंजरी बोल सकते हो या फिर बोन एंड जॉइंट इंजरीज बोल सकते हो, इसमें आपके फ्रैक्चर्स और डिसलोकेशन, मेनली दो चीजें आपकी इसमें आती हैं। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू को समझ लो। मसल्स, मांसपेशी आपको पता है, इसमें कोई भी इंजरी होगी तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर होगी। टेंडेंस आपको पता है, ये मैंने आपको बताया था, फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि आपकी मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं या फिर वाइस वर्सा बोन को मसल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी नीचे इनका टॉपिक आएगा तो थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। लिगामेंट्स क्या होते हैं? ये वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि एक बोन को दूसरी बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, स्किन, त्वचा आपको पता है, ब्लड वेसल्स आपको पता है, नर्व्स आपको पता है। ठीक है, तो इनके अंदर स्प्रेन हो सकता है, स्ट्रेन, कंट्यूजन, अब्रेजन, लेसरेशन, इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हमको इस पूरे इस पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, चलो सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी से स्टार्ट करते हैं, फटाफट शुरू करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली है आपकी एब्रेशन। अब ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा एब्रेशन क्या है। अ शैलो वुंड अब वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। तो हमारी जो टॉप लेयर होती है स्किन की, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो ये एक ऐसी चोट होती है जो कि आपको फ्रिक्शन की वजह से लग सकती है। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो साइकिल चलाते हैं गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा उसके हाथ, उनके हाथ छिल जाते हैं। तो ये जो एपिडर्मिस, जो आपकी सबसे टॉप लेयर स्किन की होती है, जब ये डैमेज हो जाती है या फिर टॉप लेयर ऑफ स्किन के थ्रू आपको ब्लड निकलने लगता है या ब्लड दिखने लगता है या फिर और अंदर के टिश्यूज दिखने लगते हैं, तो ये आपकी एपिडर्मिस में चोट लगती है, जिसको हम एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, टिश्यूज की तो बेसिकली बात नहीं होती है, लेकिन अपर स्किन निकल जाती है तो लोअर और मिडिल स्किन और जो लोअर स्किन होती है वो विजिबल थोड़ी बहुत होने लगती है। ठीक है, ऑफन कॉज्ड बाय रबिंग ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट अ हार्ड सर्फेस। ये मैंने आपको बता दिया, किसी हार्ड सर्फेस के अगेंस्ट आप रोड पे जैसे आप गिर जाते हो तो रब हो जाता है या फिर फ्रिक्शन आ जाता है, तो उसकी वजह से आपको हो सकता है। यूजली नॉट एज सीरियस एज अदर वुंड्स दैट कैन लीड टू इन्फेक्शन इफ नॉट ट्रीटेड। तो ये इतना ज्यादा सीरियस नहीं होता है, अगर इसको सही टाइम पे आप डिटॉल से और क्लीनिंग एजेंट से ठीक कर लोगे तो ये उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा था एब्रेशन। इमेज देख के आपको समझ में आ जाएगा। इमेजेस भी ध्यान रखना, अगर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पेपर में तो आप बता पाओगे कि कौन सी इंजरी यहाँ पे हुई। ठीक है, चलो
अगर सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू पूछा जाएगा तो आप बता ही पाओगे कि ये सॉफ्ट टिश्यू है। अगर उसमें भी और डेप्थ में आ गया कि ये कौन-सी है सॉफ्ट टिश्यू में स्पेसिफिकली, तो आप इसमें बता पाओगे, ठीक है? कंट्यूजन की बात करते हैं, कंट्यूजन क्या होता है? अ मसल इंजरी कॉज्ड बाय डायरेक्ट ब्लो विदाउट एनी ब्रोकन स्किन। अब जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे या फिर हार्ड बॉल के गेम्स खेलते होंगे, अगर आपको कभी भी आपके मसल्स पे आके बॉल लगी होगी या फिर बोन पे बॉल लगी होगी, तो आपने देखा होगा उतना पार्ट आपका नीले रंग का हो जाता है, पर्पल होने लगता है, ब्लूइश होने लगता है। तो ये क्या होता है? ये आपका कंट्यूजन की कंट्यूजन इंजरी आपकी ये होती है, ठीक है? कैपिलरीज एट द इंजरी इंजरी साइट रप्चर। तो जो कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड ट्रैवल कर रही होती हैं, वो आपकी रप्चर हो जाती हैं, उनमें चोट आ जाती है, वो टूट जाती हैं। एंड ब्लड ब्लड लीक्स इनटू द सराउंडिंग एरिया। और ये जो आपको ब्लूइश चीजें दिखती हैं या फिर ब्लूइश एरिया जो आपको दिखने लगता है आपकी स्किन के अंदर, ये आपका जनरली ब्लड होता है जो कि लीक करना शुरू कर देता है, ठीक है? सिम्टम्स क्या है? आपको दर्द होगा, स्वेलिंग होगी और डिसकलर्ड एरिया होगा। कुछ इस तरीके से डिसकलर्ड एरिया ये आपका हो जाएगा, ठीक है? अ स्मॉल लम्प में फॉर्म एंड गेट वर्स इफ प्रेशर इज अप्लाई टू द एरिया। अगर आप इस जगह पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये और ज्यादा खतरा खतरा हो सकता है। और अ, एक इसमें लंप जैसा बन सकता है, जैसे कि ये फूल सकता है या फिर आपको इसमें बल्ज जैसा दिख सकता है, जो कि आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो ब्लूइश वाली जो इंजरी होती है जिसमें आपका स्किन ब्लू कलर की हो जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कॉन्ट्यूजन बोलेंगे, ठीक है? चलो, लेसरेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इमेज को ब्लर कर दिया है ताकि यूट्यूब से कोई स्ट्राइक ना है या फिर कोई ऐसा ना है, क्योंकि अलाउड नहीं होता है दिखाना ये सारी चीजें ऐसे, इंजरीज वगैरह। फिर भी चलो देख लेते हैं, आपको पढ़ाना जरूरी है। लेसरेशन क्या है? अ जैग्ड इर्रेगुलर टियर ऑफ द स्किन रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्लंट ऑब्जेक्ट और इंजरी। अब आप देख सकते हो कैसे ये स्किन पे आपका ये जो एरिया है ये ओपन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से इसको या तो आपको कोई चोट लग जाती है। फॉर एग्जांपल जनरली अगर आप कहीं जा रहे हो और कोई लोहे की चीज है या लकड़ी की चीज है, आपका उस पे हाथ बहुत जोर से रगड़ खाता है, तो क्या होता है? कभी कभी आपकी स्किन उस जगह की टियर हो जाती है और ब्लड आना वहां से शुरू हो जाता है, ठीक है? तो ये इरेगुलर टियर होता है, इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, कोई साइज नहीं होता, ये किसी भी तरीके से आपके बॉडी पे हो सकता है, ठीक है? कैन बी कॉज बाय अ ब्लंट ऑब्जेक्ट, अ शार्प ऑब्जेक्ट और अ फॉल। तो ये किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से, यानी कि अगर कोई नुकीली चीज नहीं भी है तो ये उससे भी हो सकता है, अगर बहुत तेजी से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है। शार्प ऑब्जेक्ट से भी हो सकता है, किसी नुकीली चीज से भी हो सकता है, या फिर अगर आप गिर गए हो तो उसकी वजह से भी आपकी स्किन कहीं ना कहीं से कट सकती है। कैन बी सीरियस देन अदर वुंड्स विद अ पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग एंड पेन। तो ये बाकी जो हमने ऊपर जो भी सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज देखी उनसे ज्यादा ये सीरियस हो सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपकी जो स्किन है वो यहाँ पे ओपन हो रही है और आपको ब्लीडिंग भी हो रही है और दर्द भी आपको शुरू हो रहा है, ठीक है? फिर बात करते हैं इंसिजन की। इंसिजन की इमेज आप देख लो, ये आपको दिख रहा होगा, एक शार्प कट है, ठीक है? तो अ क्लीन शार्प कट इन द स्किन, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसको। अ क्लीन शार्प कट इन द स्किन caused by a sharp object like a knife, glass और रेजर, ठीक है? तो जो ब्लंट ऑब्जेक्ट था, जब हमने एक ब्लंट ऑब्जेक्ट की बात करी जो कि शार्प नहीं होता है तो भी चलता है, तो वो आपकी लेसरेशन होता है, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक शार्प ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से कितना फाइन यहाँ पे कट आपकी स्किन पे लगा है। दिस कैन कॉज प्रोफ्यूज ब्लीडिंग एंड डैमेज टू द अंडरलाइंग टिश्यूज। तो जो आपके टिश्यूज हैं वो भी इससे डैमेज हो सकते हैं, मसल्स डैमेज हो सकती हैं, नर्व्स डैमेज हो सकती हैं और ब्लड वेसल्स भी आपकी इससे डैमेज हो सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा, जैसे कभी मूवीज वगैरह में देखा होगा कि नाइफ से जब अटैक होता है तो कितनी सिवियरिटी वाली कंडीशन होती है, क्योंकि वो नाइफ इतना शार्प होता है कि वो अंदर आपके नर्व्स और ब्लड वेसल्स को भी काट देता है, ठीक है? सर्जिकल इंसिजन्स आर अ टाइप ऑफ इंसिजन। तो जो सर्जिकल इंसिजन्स आपने देखे होंगे, जब कोई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो वो अपने नर्स से या फिर जूनियर डॉक्टर से इक्विपमेंट्स मांगते हैं, तो आपने देखा होगा उसमें एक शार्प बहुत ऑब्जेक्ट होता है, सर्जिकल इंसिजन जिसको बोलते हैं। उसकी मदद से वो स्किन को काटते हैं ताकि वो अंदर का ट्रीटमेंट कर पाए, ठीक है? तो इससे आप इसको समझ सकते हैं। अब देखो हम बात करते हैं स्ट्रेन की, ठीक है? स्ट्रेन और स्प्रेन दो हमने ऊपर देखे थे, अब इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। अ स्ट्रेन इज एन इंजरी टू अ टेंडन और अ मसल। तो हमने टेंडन की बात करी थी। टेंडन क्या है? जो कि एक बोन को एक मसल से जोड़ता है, ठीक है? अब जैसे कि अगर ये आपकी कोई बोन है, ठीक है? और इससे आपकी अगर कोई मसल जुड़ी हुई है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ये मानो यहाँ पे आपकी ये कोई मसल है जो कि इससे जुड़ी हुई है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फाइब्रस टिश्यूज होंगे जो यहाँ से इसको ऐसे जोड़ रहे होंगे इस बोन से, ये आपके क्या कहलाएंगे? ये आपके टेंडन्स कहलाते हैं, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? ये आपके टेंडेंस कहलाएंगे। ये बोन हो गई और ये वो फाइब्रस टिश्यूज हो गए जो कि आपके बोन को मसल से जोड़े हैं, तो ये आपके टेंडेंस कहलाएंगे। तो स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन एक ऐसी इंजरी होती है जो कि आपके टेंडेंस पे होती है या फिर आपके मसल पे हो सकती है, जिसको हिंदी में हम खिंचाव बोलते हैं। तो ध्यान रखना, स्ट्रेन में टी है ना, स्ट्रेन में आपका टी है और टेंडन भी आपका टी से होता है। तो टी से टेंडन और टी स्ट्रेन के अंदर टी आता है, जिसके टी से आप इसको टेंडन की तरह याद रख सकते हो, ठीक है? और टेंडेंस बोन और मसल को कनेक्ट करती है, तो मसल्स भी इसी का पार्ट हो गया। तो स्ट्रेन, टेंडन और मसल दोनों पे आपका इंजरी करता है, ठीक है? या स्ट्रेन अगर आपको होता है तो वो आपके टेंडेंस या फिर मसल को डैमेज करता है। इट हैपेंस व्हेन अ मसल इज ओवरवर्क्ड, स्ट्रेस्ड और टॉन। तो आप किसी मसल को बार बार यूज करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो उसकी वजह से आपको स्ट्रेन हो सकता है।
पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, मसल स्पैज़म आ सकता है, आपकी जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो रिलैक्स नहीं कर पाती हैं और आपको वो जगह बहुत टाइट-टाइट लगने लगती है और आपका जो पेन है वो वहाँ पे होने लगता है, ठीक है? एंड लिमिटेड एबिलिटी टू मूव द मसल आर सम सिम्पटम्स, और आपका रेंज ऑफ मोशन उस जगह का एकदम खत्म हो जाएगा, तो ये सारे सिम्पटम्स हैं जो कि आपको स्ट्रेन की कंडीशन में होते हैं। एन एक्यूट स्ट्रेन इज़ कॉज्ड बाय अ सडन ट्रॉमेटिक इवेंट, तो हमने एक्यूट इंजरीज देखी थी जो तुरंत होती हैं, तो अक्यूट स्ट्रेन भी आप समझ सकते हो कि आपको अचानक से स्ट्रेन आया, अचानक से खिंचाव आया जिसकी वजह से ये आपका अक्यूट स्ट्रेन कहलाएगा। और उसी तरीके से क्रॉनिक स्ट्रेन जो कि धीरे-धीरे किसी मसल को आप इतना ज़्यादा यूज़ करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो और अचानक से किसी एक मूवमेंट में खिंचाव आपको वहाँ पे आ गया, तो वो आपका क्रॉनिक स्ट्रेन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है? तो आई होप आप स्ट्रेन समझ गए होंगे, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो कि आपके टेंडन और मसल में होती है। मैं इसको यहाँ पे हाइलाइट कर देता हूँ, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट जो था वो था स्प्रेन। अब स्प्रेन कहाँ पे होता है? स्प्रेन इज अ स्ट्रेच और अ टियर ऑफ अ लिगामेंट। और लिगामेंट क्या होता है? वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बोन को बोन से जोड़ते हैं। टेंडन्स क्या थे? जो मसल और बोन को जोड़ रहे थे। लिगामेंट्स क्या है? सेम फाइब्रस टिश्यूज हैं जो कि बोन को बोन से जोड़ते हैं। अब जैसे कि अगर आपकी दो बोन्स हैं, ठीक है, एक बोन ये आई ऊपर से और एक बोन आपकी ये आई नीचे से, यहाँ पे जो चीज होती है इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं जो कि इलास्टिसिटी क्रिएट करता है। लेकिन यहाँ पे आपके होते हैं लिगामेंट्स जो आपकी बोन को इस तरीके से होल्ड करके रखते हैं और इनको जोड़ने में मदद करते हैं। तो ये जो आउटर लेयर आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख रही है, हालाँकि इसमें अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, फ्लूइड वगैरह होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो आउटर लेयर आपको मैंने यहाँ पे बनाई है, ये हैं आपके लिगामेंट्स जो कि आपकी एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ रहे हैं, ठीक है? चलो, और स्प्रेन क्या होता है? स्प्रेन वो इंजरी है जो कि आपके लिगामेंट्स के ऊपर होती है। A sprain occurs when a joint is forced into a position it is not meant to be in, like a sudden twist or fall. अब ये मानो अगर ये आपका नी है, ठीक है? तो नी को हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको हाइपर एक्सटेंशन कर दिया, बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया या फिर आप लेफ्ट राइट करने लगे, तो क्या होगा? इसकी वजह से आपके लिगामेंट्स डैमेज हो सकते हैं, ठीक है? और आपको स्प्रेन हो जाएगा जिसको हम हिंदी में मोच बोल सकते हैं, अब ये तो आप सबको पता होगा। कॉमन एरियाज़ क्या है? एंकल्स हो सकती है, नीज़ हो सकते हैं, रिस्ट हो सकते हैं, जो कि जॉइंट्स आपके होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं और अगर आप इनमें एक्सेसिव मूवमेंट करोगे तो आपको स्प्रेन जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है? सिम्पटम्स क्या है? पेन होगा, स्वेलिंग होगा और ब्रूजिंग अराउंड द जॉइंट हो जाएगा। ब्रूजिंग का मतलब वैसे ही है, हल्का-सा नीला पड़ जाएगा और हल्की-सी स्वेलिंग आपको वहाँ पे दिखने लगेगी, ठीक है? तो देखो यहाँ पे इमेज भी है, दोनों में शायद सेम इमेज ही लगी है, ठीक है? स्ट्रेन देखो कहाँ पे हो रहा है? स्ट्रेन हमने बात करी थी टेंडन्स और मसल्स में होता है, ठीक है? तो ये देखो, ये आपका टेंडन है जो कि यहाँ पे जोड़ रहा है एक मसल से, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेन हो रहा है। और स्प्रेन क्या है? ये लिगामेंट्स हैं जो कि एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा उस लिगामेंट्स के पार्ट में स्प्रेन की इंजरी हमें हो जाएगी, ठीक है? चलो, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वाला पार्ट समझ में आ जाएगा। फटाफट हम शुरू करते हैं हार्ड टिश्यूज इंजरीज का पॉइंट। चलो, ये क्या है? अफेक्ट द हार्ड टिश्यूज ऑफ द बॉडी। जो भी हमारे हार्ड टिश्यूज होते हैं जैसे कि बोन्स हो गए, जॉइंट्स हो गए, तो उनको ये अफेक्ट करते हैं, जैसे कि बोन्स या फिर कार्टिलेज आप समझ सकते हो। कार्टिलेज मैंने आपको बताया, दो बोन्स के बीच में यहाँ पे एक आपका एक पार्ट रहता है, आप ऐसे समझ सकते हो आसान भाषा में, जो कि इलास्टिसिटी में मदद करता है कि ये दोनों बोन्स आपस में टकराएं ना और जब आप मूवमेंट करें तो आराम से मूवमेंट होने दें जॉइंट्स का, तो ये आपका कार्टिलेजेस होते हैं, ठीक है? दे आर ऑफन कॉज्ड बाय डायरेक्ट ब्लो। अगर आपको बहुत तेजी से चोट लगी तो आपको हार्ट टिश्यूज इंजरीज हो सकती हैं, बट कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ अ स्ट्रेन और अ स्प्रेन। अब स्ट्रेन और स्प्रेन की वजह से भी आपको ये इंजरी हो सकती है। मानो कि आपको कोई ऐसा आपने कोई ऐसी अक्यूट इंजरी हुई जहाँ पे आपको स्ट्रेन और स्प्रेन दोनों में से कोई एक चीज तो हुई, लेकिन साथ ही साथ आपके जो हार्ट टिश्यूज है वो भी ब्रेक कर गए, तो ये भी आपका हो सकता है अगर बहुत ज्यादा तेजी से आपको चोट लगेगी, ठीक है? तो सबसे पहले फ्रैक्चर की बात कर लेते हैं। बोन इंजरी में आपका हार्ट टिश्यू में फ्रैक्चर आ जाएगा। अब बोन फ्रैक्चर इज अ ब्रेक और अ क्रैक इन अ बोन। तो कोई भी अगर आपकी हड्डी टूटती है या फिर उसमें क्रैक आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं, जो कि एक हार्ट टिश्यू इंजरी के अंदर काउंट होगी, ठीक है? अब आपको सिर्फ 5 तरह के फ्रैक्चर पढ़ने हैं, फटाफट इन पाँचों को पढ़ लेते हैं। बहुत ही सिंपल से, बहुत ही आसान है, आप याद भी रख पाओगे। सबसे पहला है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये क्या होता है? बोन बेंड्स एंड क्रैक्स। इसमें क्या होता है? जो आपकी बोन होती है वो हल्की सी बेंड हो जाती है और क्रैक हो जाती है और ये पूरी नहीं टूटती है, ठीक है? यहाँ पे इमेज में आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इमेज आपकी है, ये है आपका ग्रीन स्टिक। नंबर 1 वाला जो हमने पढ़ा है ये है ग्रीन स्टिक। यहाँ पे देखो आपकी बोन पूरी नहीं टूटी है लेकिन हल्की सी यहाँ से बेंड हो जाती है और साइड से देखो यहाँ पे क्रैक हो गई है। और ये जो आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होता है ये छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की जो बोन्स होती हैं, ज़्यादातर 10 साल के जो बच्चे होते हैं उसके नीचे की जो एज होती है, उनकी जो बोन्स होती है बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, फ्रेजाइल होती हैं, तो उनको ये ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं कि अचानक से अगर उनको चोट लगती है तो टूटेगी नहीं बोन, इतनी भी वीक नहीं है कि टूट जाएगी, लेकिन एटलीस्ट उनके क्रैक आ जाता है या फिर बोन में हल्का-सा बेंड आ जाता है। तो वो आपका क्या होता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हम उसको कहते हैं, ठीक है? A fracture where the bone bends and cracks instead of breaking completely into separate pieces, ठीक है? This type is more common in children because their bones are softer and more flexible, ठीक है? ये चीज मैंने आपको बता दी। चलो सेकंड की बात करते हैं।
कम्युनिटेड फ्रैक्चर, अ ब्रेक और स्प्लिंटरिंग ऑफ द बोन इनटू मोर देन 2 फ्रेगमेंट्स। अब अगर आपकी बोन टूटती है और उनके छोटे-छोटे 2 से ज़्यादा पार्ट हो जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के, तो वो आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहलाएगा। रिक्वायर्स कंसिडरेबल फोर्स एंड एनर्जी ऑफन फ्रॉम हाई इंपैक्ट इंसिडेंट्स लाइक व्हीकल एक्सीडेंट। तो ये किसी छोटी-मोटी चोट की वजह से नहीं होता, बहुत तेज़ी से फोर्स और एनर्जी होनी चाहिए, तब जाके आपका बोन जो होगी वो इस तरीके से टूटेगी कि वो 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि एक्सीडेंट अगर आपके हुआ है। अब कम्युनिटेड फ्रैक्चर आप यहाँ पे देख लो, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ पे 3 छोटे-छोटे पार्ट दिख रहे होंगे, 1, 2, 3। तो 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्ट्स इसके हो जाएँगे टूट के बोन के, चूर-चूर जैसी बोन आप इसको कह सकते हो नॉर्मल, पर चूर-चूर तो नहीं, तो बहुत ही छोटा-छोटा हो जाएगा पार्ट, लेकिन अगर आपको 2 या 3 से पार्ट इसमें दिखें बोन के अंदर, तो ये आपका कम्युनिटेड फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है? ऑब्लिक फ्रैक्चर, a fracture categorized by a break that is curved or at a diagonal angle to the bone। अगर आपके बोन पे डायगोनल कट आता है या फिर डायगोनल अगर आपकी बोन टूटती है, तो वो आपका ओब्लिक फ्रैक्चर कहलाएगी। इट कैन बी कॉज्ड बाय अ शार्प ब्लो और सडन ट्विस्ट। अगर ट्विस्ट कर जाती है आपकी बोन, जैसे कि आप मुड़े, बहुत तेजी से मुड़े, लेकिन आपका पैर नहीं मुड़ पाया, आपकी अपर बॉडी घूम गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बोन आपकी ट्विस्ट कर जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपको फ्रैक्चर हो सकता है। और डायगोनल फ्रैक्चर देखो कैसा होगा ओब्लिक में, ये देखो, ये आपका सेकंड नंबर हमने पढ़ा, ये है आपका ओब्लिक थर्ड नंबर। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो डायगोनल आपको यहाँ पे ये फ्रैक्चर आपके हुआ है, ठीक है? तो डायगोनल फ्रैक्चर जब हमें होता है तो ये आपका ओब्लिक फ्रैक्चर कहलाता है। फिर है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, बोन ब्रेक्स एट राइट एंगल। तो आपका जो बोन है वो एकदम बीच से राइट एंगल से टूट जाएगी, ठीक है? बीच से तो नहीं टूटेगी बट राइट एंगल पे टूट जाएगी। और ये आपका है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर की इमेज, देखो ये कैसे आपकी राइट एंगल पे यहाँ पे सीधे-सीधे टूटी हुई है, ठीक है? तो ये भी चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है? यहाँ पे आपका राइट एंगल बन रहा है, तो ये आपका राइट एंगल पे टूटी है। ऑफन द रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, इट कैन आल्सो बी कॉज्ड बाय ट्रॉमा, सडन ट्विस्टिंग और लेवरेज फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट, ठीक है? तो अलग-अलग कंडीशन से आपको हो सकते हैं। इमेज आपको ध्यान रखनी है, इन सब में भी इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे कि किस तरीके से आपको अगर बोन की इमेज दिखाई जाती है या फ्रैक्चर की इमेज दिखाई जाती है, तो आप बता सको पेपर में कि कौन-सा फ्रैक्चर ये हुआ है। फिर लास्ट की बात करते हैं, वो है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। An impacted fracture is one where the ends of the fractured bone are driven into each other। तो जो एंड्स होती हैं बोन की, यानी कि अगर ये बोन है तो ये इस तरीके से इनमें फ्रैक्चर आएगा कि दोनों पार्ट जो है बोन के, एक एंड ये एक और एक एंड ये दोनों अपनी एक दूसरे की तरफ खिंच जाएंगे। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो, कोई अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो दोनों तरफ से इसमें फोर्स लगेगी और आपकी बोन अंदर की तरफ यहाँ पे दबेगी, ठीक है? इसकी इमेज देख लो, ये आपकी इमेज है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की। और आप देख सकते हो कि जब हम किसी बोन को, जैसे कि अगर ये बॉटल है और ये कोई बोन है, तो जब इसमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ से बहुत जोर से फोर्स लगेगी, तो यहाँ बीच में क्रैक आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं, ठीक है? तो ये आपकी इमेज यहाँ पे है। दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉमन विद आर्म फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन एंड ऑल्सो इज नोन एज बकल फ्रैक्चर, ठीक है? तो इसको नाम याद रखना, इसको हम बकल फ्रैक्चर भी बोलते हैं। और बच्चों के आर्म के साथ बहुत ज्यादा कॉमन होता है, क्यों? क्योंकि जब बच्चे गिरते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ को पूरा सीधे से नीचे रख देते हैं, जिसकी वजह से दोनों तरफ से फोर्स लगती है। नीचे ग्राउंड का फोर्स उनको लगा और ऊपर से उनकी बॉडी का जो वेट है वो एज अ फोर्स काम करेगा, जिसकी वजह से इम्पैक्टेड फ्रैक्चर उनकी रेडियस में या फिर अल्ना में हो सकता है, ठीक है? या फिर ह्यूमरस में भी हो सकता है, ठीक है? तो आई होप आपको हार्ट टिश्यू जो है वो समझ में आ गया होगा। चलो नीचे बढ़ते हैं फटाफट। जॉइंट इंजरीज की बात करते हैं, जो कि इसका लास्ट सब टॉपिक है इस टॉपिक का। जॉइंट इंजरीज, आपको पता है जॉइंट्स क्या होती हैं, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा बोन आके मिलती हैं, ठीक है? तो कोई भी अगर इंजरी आपको जॉइंट्स में हो रही है तो वो आपकी जॉइंट इंजरी कहलाएगी, और ये फ्रैक्चर्स नहीं होते हैं, ठीक है? These injuries typically occur in the knees, ankles, wrists, shoulders and elbows. They can range from sprains to dislocation। तो स्प्रेन हो सकता है आपके जॉइंट्स में, या फिर डिसलोकेशंस भी आपको वहां पे हो सकता है। देखो, बहुत ही अगर हाई लेवल का आपको जॉइंट में चोट लगी है तो मे बी वो फ्रैक्चर में भी कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा नहीं होता कि जॉइंट में चोट लगी तो फ्रैक्चर नहीं हो सकता। अगर सडन इम्पैक्ट इतना ज्यादा है, कोई एक्सीडेंट है, या फिर आप कहीं ऊपर हाइट से गिरे हो, तो जॉइंट में तो इंजरी होगी, साथ में आपकी हड्डी भी टूट सकती है। लेकिन जनरली जॉइंट इंजरीज को अभी हम ऐसे समझेंगे कि उसमें स्प्रेन या फिर डिसलोकेशन तक इंजरीज होती हैं। अगर फ्रैक्चर होता है तो वो अलग से काउंट उसमें होगी, ठीक है? चलो, स्प्रेन और डिसलोकेशंस होंगे, ये आप यहाँ पे समझ गए होंगे। शोल्डर डिसलोकेशन की बात करते हैं। अ डिसलोकेशन इज व्हेन द बॉल ऑफ अ जॉइंट कम्स आउट ऑफ इट्स सॉकेट्स। अब ये बॉल क्या है, सॉकेट क्या है, देखो ध्यान से इस इमेज को अगर आप देखोगे तो आपको ये पता है, ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो रहा है। इसको हम लोग ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। अगर नाम याद हो जाए ग्लूनोह्यूमरल जॉइंट, गूगल पे स्पेलिंग चेक कर लेना, और अगर लिख पाओ तो लिख देना और हाईलाइट कर देना, टीचर फिदा हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये आपका जो बोन होती है, यहाँ पे आपकी एक स्कैपुला बोन होती है। अगर आप इसको पीछे टच करोगे तो आपको यहाँ पे एक बोन दिखाई देगी दोनों साइड आपके बॉडी के। तो यहाँ पे एक स्कैपुला बोन होती है जिसमें एक सॉकेट होता है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये देखो यहाँ पे एक सॉकेट बना हुआ है ये, ठीक है? एक मिनट मैं आपको और बेटर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे एक सॉकेट बना हुआ है, ठीक है? और ये आपका है ह्यूमरस बोन। ये जो आपका बोन यहाँ से दिख रही है, जो यहाँ से नीचे जा रही है हाथ की, इसको हम कहते हैं ह्यूमरस बोन, और इसमें होती है एक बॉल। ये जो आपको यहाँ पे बॉल दिख रही है,
तो ये जो बॉल होती है वो इस सॉकेट में जाके ऐसे यहाँ पे कनेक्ट होती है, ठीक है? और इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो जब ये जो आपकी ह्यूमरस बोन है जिसमें एक बॉल है जो कि आपके स्कैपुला के जो आपका सॉकेट है उससे कनेक्ट हो रही है, जब ये यहाँ से निकल जाती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम शोल्डर डिसलोकेशन बोलते हैं। और जनरली उन लोगों को होती है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं या फिर गिर जाते हैं, शोल्डर के बल गिर गए तो वो आपका डिसलोकेट हो जाता है। जैसे कि क्रिकेट में बॉलर्स होते हैं या आपके बेसबॉल में पिचर्स होते हैं, उनको इतना ज़्यादा आर्म का यूज़ करना होता है कि उनको डिसलोकेशन जैसा इश्यू हो सकता है, ठीक है? अ, अ फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड आर्म और अ डायरेक्ट ब्लो कैन कॉज अ डिसलोकेशन। तो अगर आप गिर गए, ठीक है, आपका हाथ ऐसे खुला हुआ है और आप ऐसे गिर गए, तो भी आपको डिसलोकेशन हो सकता है। सिम्पटम्स क्या हैं? द जॉइंट विल बी आउट ऑफ प्लेस एंड मे अपीयर डिफॉर्म्ड, दिस पेन में कैन बी सीवियर। तो इसमें दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? द लिगामेंट्स दैट सपोर्ट द जॉइंट आर देयर वीकेस्ट इन द डिसलोकेटेड पोजीशन व्हिच कैन कॉज सीवियर पेन। अब यहाँ पे जो लिगामेंट्स हैं जो कि आपकी बोन को बोन से जोड़ रहे हैं, हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे अगर स्कैपुला है और ह्यूमरस, दो बोनें आपस में जुड़ रही हैं, तो इसको लिगामेंट ही आपस में जोड़ रहे हैं, और अगर वो लिगामेंट्स भी डैमेज हो रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन आपको होता है, ठीक है? अगर आप समझ लो डिसलोकेट हो गई, अगर बोन पूरी तरीके से निकल गई, तो लिगामेंट्स आपके 100% डैमेज हो चुके हैं या नियर टू 100% हो चुके हैं, जिसकी वजह से पेन आपको बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट एल्बो डिसलोकेशन है, बहुत सिंपल सा है। एल्बो आपको पता है, एल्बो की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कोहनी की बात कर रहे हैं। डिसलोकेशन इज व्हेन द अपर बोन, अपर आर्म बोन, जिसको हमने ह्यूमरस, अभी मैंने आपको बताया ह्यूमरस, और आपके नीचे जो फोर आर्म बोन्स होती है, रेडियस और अल्ना, ये जो दो आपको बोन्स दिख रही हैं, बोन 1 और बोन 2, ये आपकी रेडियस और अल्ना है। और ये जो ऊपर से बोन आ रही है, और इसी में ऊपर हमारा वो बॉल थी, ठीक है? और यहीं पे हमारा वो सॉकेट था। अभी हम बात कर रहे हैं अपने एल्बो की, तो ये आपकी ह्यूमरस बोन आ गई और ये आपकी रेडियस और अल्ना है, जिसमें ये कनेक्ट आपस में हो रही है, ठीक है? एट द एल्बो जॉइंट इट टेक्स अ लॉट ऑफ फोर्स टू कॉज एन एल्बो डिसलोकेशन। तो एल्बो डिसलोकेशन इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, बहुत ज्यादा फोर्स अगर आप गिरे हो या आपको चोट लगी है तो ही आपका एल्बो डिसलोकेशन होगा, ठीक है? द मोस्ट कॉमन कॉज इज फॉलिंग एंड लैंडिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड एंड आर्म। तो अगर बहुत बुरी तरीके से गिरते हो या बहुत ही ज्यादा फोर्स अगर आपको चोट लगती है, तभी ये वाला जो आपकी ये जो ह्यूमरस बोन है वो आपके रेडियस और अल्ना से डिसलोकेट होगी, अदरवाइज इतना ज्यादा ये कॉमन नहीं। दिस इंजरी इज कॉमन वन इन स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग एंड जिम्नास्टिक। रेसलिंग में भाई मार पड़ी, किसी ने आपको उठा के फेंका, तो आपको फॉल की वजह से हो सकता है। और जिम्नास्टिक्स में आपको जो अपने मूव्स करने हैं, आपको रोल करना है, उसकी वजह से भी डिसलोकेशन आपको हो सकता है, ठीक है? चलो, डिसलोकेटेड फिंगर मेरे ख्याल से बहुत सिंपली आप समझ जाओगे। दिस इज अ कॉमन इंजरी वेयर द मिडिल नकल ऑफ अ फिंगर इज अफेक्टेड। तो जो हमारा मिडिल नकल होता है, ठीक है, जो जो बीच वाला पार्ट होता है, ये अफेक्ट हो जाता है, ये अपनी जगह से निकल जाता है, ठीक है? आपको पता है ये हमारे फ्लैंजेस बोन्स होती हैं और ये भी आपस में जॉइंट से जुड़ी होती हैं। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय आइदर ओवरस्ट्रेचिंग द फिंगर बैकवर्ड्स और कैचिंग द फिंगर समवेयर ड्यूरिंग अ फास्ट मूवमेंट। तो या तो आप अपनी फिंगर को बहुत ज्यादा ऐसे पीछे की तरफ मोड़ दो, इन जॉइंट से मोड़ दो, तो ये डिसलोकेट हो सकती है, या फिर आपकी उंगली कहीं फंस गई तो उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। दिस हैपन इन स्पोर्ट्स वेयर प्लेयर्स ट्राइज टू स्टॉप अ फास्ट बॉल विद देयर हैंड। अब कोई अगर आप ऐसा स्पोर्ट खेल रहे हो जहाँ पे बॉल बहुत तेजी से आ रही है और आपने अचानक से हाथ लगा दिया, तो क्या होगा, ये आपकी फिंगर पीछे की तरफ मोड़ देगा, जिसकी वजह से आपको फिंगर डिसलोकेशन हो सकता है, ठीक है? फिर रिस्ट डिसलोकेशन, आपकी कलाई की यहाँ पे बात हो रही है। रिस्ट डिसलोकेशन इज डिसलोकेशन ऑफ एनी ऑफ द 8 स्मॉल बोन्स। तो हमारे यहाँ पे 8 बोन्स होती हैं जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारी कार्पल बोन होती है, यहाँ पे हमारी मेटाकार्पल्स होती हैं, और ये हमारे फ्लैंजेस होते हैं। ये जो कार्पल बोन्स होती हैं टोटल 8 इन नंबर होती हैं, जिनमें से कोई भी बोन अगर आपस से डिसलोकेट हो जाती है तो वो आपका रिस्ट डिसलोकेशन कहलाता है, ठीक है? इट इज कॉमनली कॉज्ड बाय फॉल ऑन द रिस्ट और अ सडन सीवियर स्ट्रेन। समझ में आपको आ रहा होगा। सिम्टम्स इंक्लूड पेन एंड ऑब्वियस डिस्टॉर्शन ऑफ द रिस्ट। तो दर्द होगा और आपकी जो रिस्ट है वो पूरी तरीके से काम करना आपकी बंद कर देगी। तो ये आपका है रिस्ट डिसलोकेशन, ठीक है? नेक्स्ट है एंकल डिसलोकेशन। अ डिसलोकेशन ऑफ द एंगल जॉइंट इज अ रेयर इंजरी दैट कैन हैपन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये भी रेयर इंजरी है कि डिसलोकेशन हो जाए। हाँ, एंकल में स्प्रेन और स्ट्रेन बहुत कॉमन है। बास्केटबॉल प्लेयर्स हो गए, फुटबॉलर्स हो गए, या जो भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिसमें एजिलिटी का बहुत ज्यादा यूज है, जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन को या फिर डायरेक्शन को बहुत तेजी से मोड़ना होता है, तो वहां पे एंकल डिसलोकेशन बहुत ज्यादा होता है। या फिर अगर आप किसी हार्ड सरफेस पे खेलते हो, जैसे कि बास्केटबॉल हो गया, तो उस केस में भी आपको एंकल डिसलोकेशन बहुत होते हैं। नॉट डिसलोकेशन, स्प्रेन और स्ट्रेन बहुत होते हैं। डिसलोकेशन इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, ये बहुत ही सिवियर चीज हो जाएगी। इट इज नॉट अनकॉमन फॉर एन एंकल फ्रैक्चर टू अकर एट द सेम टाइम एज एन एंकल डिसलोकेशन विच कैन मेक द एंकल जॉइंट अनस्टेबल। तो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है कि एंकल फ्रैक्चर भी आपको साथ साथ में हो जाए, ठीक है? लेकिन एंकल डिसलोकेशन एक टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? चलो, तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका फीडबैक है तो आप दे सकते हो, कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे पूछ सकते हो। क्वेश्चन फटाफट एक कर लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ मसल स्ट्रेन एंड लिगामेंट स्प्रेन? मसल स्ट्रेन एंड लिगामेंट स्प्रेन। अब आपको पता है स्ट्रेन कहाँ होते हैं, ये हमारे मसल्स और टेंडन्स में होती है, मैंने आपको बताया था। स्ट्रेन में आपका ये टी आ रहा है, ठीक है?
ये टी आपको आ रहा है तो इससे याद कर लो, स्ट्रेन कहाँ होता है, हमारे टेंडन्स में होता है। और टेंडन्स क्या करते हैं, बोन्स और मसल्स को जोड़ते हैं, तो स्ट्रेन हमारा टेंडन्स में और मसल्स में दोनों जगह होता है, ठीक है। और लिगामेंट्स क्या होता है, ये हमारा स्प्रेन जो इंजरी होती है वो हमारे लिगामेंट्स में होती है, और लिगामेंट्स क्या करते हैं, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अ स्ट्रेन इज एन इंजरी टू अ बोन व्हाइल अ स्प्रेन इज एन इंजरी टू अ मसल। ठीक है, ऑप्शन ठीक लग रहा है, लेकिन बाकी के भी 3 पढ़ते हैं, हो सकता है और ज्यादा कोई एक्यूरेट आंसर हो। अ स्ट्रेन इज एन इंजरी टू अ टेंडन और मसल, ठीक है। वाइल अ स्प्रेन इज एन इंजरी टू अ लिगामेंट, ठीक है, ये भी देखो बेटर लग रहा है ना। पहला वाला भी देखो काइंड ऑफ ठीक लग रहा है हमें सुनने में, लेकिन पहला वाला भी देखो, नहीं पहला वाला तो गलत लग रहा है, पहला वाला तो गलत है, ठीक है। तो बी वाला सुनने में सही लग रहा है। अ स्ट्रेन इज अ क्लीन कट इन द स्किन, तो देखो कट तो नहीं होगा, ठीक है, ये इंसिजन हो सकता है। अ स्ट्रेन इज अ ब्रेक इन अ बोन, नहीं होगा, ये फ्रैक्चर हो जाएगा। और ए भी नहीं होगा, तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अब आपके जो एमसीक्यूज आते हैं उसमें आपको हो सकता हो एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक लगे, लेकिन आपको क्या देखना है, जो एक्यूरेट आंसर हो, जो उस क्वेश्चन को सही से डिफाइन कर रहा हो, वही आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो पहले वाले में कंफ्यूज हो गए हम लोग, बट मैं हो गया मे बी, बट आपको बी वाला आंसर सारे ऑप्शंस रीड करना है और आप इसका आंसर लगा पाओगे, ठीक है। चलो, एन इम्पैक्टेड फ्रैक्चर इज डिफाइंड एज अ फ्रैक्चर वेयर। अब हमने इसकी बात करी थी कि इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, याद होगा आपको, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसको आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलो, आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत जल्दी बाकी भी जो टॉपिक्स हैं वो अपलोड हो जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया आपने तो, और ऐसे आपके लिए बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।